नमस्कार सभी को। जिस सीरीज का सभी को इंतजार था वो सीरीज आ गई, आपके लिए लेके आए हैं PYQ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे इंपॉर्टेंट PYQ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से लेके सीबीएसई प्री बोर्ड के एग्जाम को और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम को कंसीडर करते हुए सारे PYQ आपके सामने आज आने वाले हैं। इनको प्रैक्टिस कर ली तो भाई PYQ की कहानी हो जाएगी खत्म। सीरीज स्टार्ट करने से पहले बस एक ही कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, और वो टर्म एंड कंडीशन है कि भाई आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो आपका भाई आपके साथ बैठा हुआ है, टेंशन किस बात की है। भौतिक स्टडी के लेक्चर में जाइएगा, यूट्यूब पे प्यार से सर्च कीजिएगा भौतिक स्टडी, तो आपको वहां पर चैप्टर नंबर 7 के एक 30 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर सारे फॉर्मूले विद शॉर्ट ट्रिक विद कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, तो उसको देख के वो खत्म कर लीजिएगा। और अगर आपको ऑलरेडी फॉर्मूले आते हैं तो चलिए फटाफट सीरीज का स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर जो हम लोगों ने लिया है भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सीबीएसई 2023, लवली क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर जोड़ दिया एसी के साथ, ये रहा एल और सी। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड सी कॉम्बिनेशन ही जीरो, मतलब इंडक्टर का जो पोटेंशियल है और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है इसका डिफरेंस करोगे, क्योंकि भैया डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो आना चाहिए जीरो। शो करके दिखाओ, और कंडीशन दे दी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो भैया ठीक है भाई, मुझे पता है कि रेजोनेंस के अंदर प्यार से लिखोगे तो पता लगेगा एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी के बराबर, सीरीज के अंदर बताया गया। अदरवाइज आप लोगों को पता होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होती है, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन। एक्सएल का मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टर का, एक्सी का मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर का। वैसे एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, जो कि जनरली सारी दुनिया बोलती है, बट याद रखने के लिए ध्यान रखना बेटा ये रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का। चलिए हमें करना है वोल्टेज लेके आने, ले आएंगे भाई, डरते हैं क्या, सिंपली है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली मल्टीप्लाई बाय आई, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आई एक्सएल विच इज इक्वल टू आई एक्सी। और बेटा याद करो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई आर का प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ओम्स बाबा बता के गए थे। ये भी करंट और रेजिस्टेंस ही लिखा है, बट ये रेजिस्टेंस किसका, इंडक्टर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज आएगी, बट किसकी वोल्टेज, इंडक्टर की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज आएगी, किसकी वोल्टेज, कैपेसिटर की। इसको इधर लिया बेटा तो हो जाएगा VL माइनस का VC विच इज इक्वल टू जीरो। हैंस प्रूफ भाई, यही शो करना था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, जीरो। तो देख लो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं, ना ही आपका टाइम वेस्ट ना ही हमारा टाइम वेस्ट, 2x में वीडियो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है, एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन। भी सुपरपोजिशन क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में सुपरपोजिशन बोलते हैं, इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, यानी कि दो चीजों को ऐड करना, दो या दो से ज्यादा चीजों को। कह रहा है सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। मैं डायग्राम पहले ही बना लेता हूँ। इसने कुछ ऐसा किया कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज को आपस में जोड़ लिया। चलो ऐसा कर तो नहीं सकते, लेकिन कर दिया इसने प्रैक्टिकली। आपको पता है इंडिया में तो वैसे जुगाड़ होता है, तो कुछ जुगाड़ करके कर दिया होगा। एसी की कंडीशन रखी है हाई फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड को अंडरलाइन करके चल रहा हूँ, इसका यूज होने वाला है, याद रखना। चलिए कह रहा है द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। इस सर्किट में एक इंडक्टर जोड़ दिया गया और एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया सीरीज में, तो लो भैया सीरीज में जोड़ दिया, ये रहा इंडक्टर ये रहा कैपेसिटर। शो दैट द डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी। अब क्या मतलब है इसका, वो कह रहा है ये शो करो कि जो डीसी सिग्नल है वो सी के पास आके रुक जाएगा, यानी कि अपीयर का मतलब है, अपीयर का मतलब रुकना बोल लो या ठहरना बोल लो या जो मर्जी बोल लो, बेटा आप मत रुकना बस, ठीक है। तो डीसी सिग्नल सी के पास आके रुकेगा, मतलब क्या है, मतलब है ऐसा है, देखो ये रहा इंडक्टर ये रहा कैपेसिटर, इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं एक्सी। यहां से मैंने करंट भेजा आई, आराम से चल रहा था, गड़ंग 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 गड़ंग। करंट को रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब एक्सएल एक्सी, घबराना मत बेटा, एक्सएल इंडक्टर का इशू है, एक्सी कैपेसिटर का इशू। और क्लियरिटी के लिए सीरीज देख लेना फॉर्मूले वाली। तो करंट अपना चल रहा था दड़म दड़म दड़म, इसे रोकने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब मान लो कुछ करके एक्सएल की वैल्यू बहुत कम हो गई, कुछ भी करा मैंने, एक्सएल की वैल्यू बहुत कम हो गई, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम हुई, तो करंट रुकेगा नहीं, करंट दड़म 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 आगे चलता रहेगा, ठीक है, आराम से बिंदास होकर आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अचानक मैंने एक्सी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कैपेसिटर का। अब करंट को रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। एक्सी की वैल्यू ज्यादा हो गई, ये रुक जाएगा, यानी कि कैपेसिटर के पास आकर ये वाला करंट क्या हो जाएगा, शांति से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा।
भाई ये तो करंट तो आराम से जा रहा था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 था, इसको बोला बग यहाँ से, चलता रहा चलता रहा चलता रहा यूं करके, अचानक कैपेसिटर आया, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इसको रुकना पड़ गया, रुक गया तो अपीयर यानी कि ठहर गया। अब देखो बेटा करके कैसे दिखाना है, अब ऐसे थोड़ा ना लिखोगे दड़म दड़म दड़म, नहीं लिख सकते भाई, करके दिखाना पड़ेगा। कह रहे डीसी सिग्नल जो है वो कैपेसिटर पे आए और एसी सिग्नल जो है इंडक्टर पे आए। लो बेटा करके दिखा देते, प्यारा सा पेन ले लेते, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर डीसी। मुझे पता है डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, क्यों, हमारे भोले भाले बच्चों को पता है करंट और टाइम का ग्राफ सीधा जाता है डीसी के लिए, नंबर और टर्न आएंगे नहीं तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, तो मुझे पता है कि हमारा बाबा जो है ना, ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 1/ωc। कुछ लोग ना ओमेगा को 1/2π न्यू इंटू सी भी लिख देते हैं, आप भी लिख देना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 यहाँ पे डालोगे तो 1/0 होगा, और 1/0 को बेटा बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया कैपेसिटर का, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पर करंट जो होगा रुक जाएगा, यानी कि अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक बार मैं इंडक्टर का भी देख लेता हूँ। इंडक्टर के केस के लिए क्या हुआ, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल या फिर 2π न्यू इंटू एल लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी कि इसके पास तो रेजिस्टेंस ही नहीं था, और अगर रेजिस्टेंस ही नहीं था तो करंट रुकेगा कैसे, तो यहाँ पर करंट नहीं रुकने वाला, यानी कि नो अपीयर। भैया इंग्लिश में अच्छे से लिख लेना भाई, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिख लेना कि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट रुक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को देख के करंट रुक जाता है, ओम बाबा ने बताया था I = V/R। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अपोज करना उसका काम होता है। अब बात कर लेते हैं डीसी के बाद, बात कर लेते हैं किसकी, फॉर एसी। एसी में देखते हैं एक बार, पहले कैपेसिटर के लिए देखता हूँ। कैपेसिटर एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc। ये कह रहा था कि एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो एक्सी की वैल्यू बहुत कम, एक्सी की वैल्यू बहुत कम यानी कि रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, निकल जाएगा आगे, करंट क्या हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड हो जाएगा भैया, मूव करना शुरू कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वैसे मूविंग लिखना अच्छी बात नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देता हूं नो अपीयर। डायरेक्टली क्या लिख दिया, नो अपीयर, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा तो नो अपीयर। अब एक बार इंडक्टर को देख लेता हूँ। इंडक्टर के साथ क्या है, इंडक्टर के केस में फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो एक्सएल बहुत ज्यादा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ गया, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट को रोक लेगा, यानी कि एसी के केस में इंडक्टर में करंट रुकेगा और डीसी के केस में किस में रुकेगा, कैपेसिटर में रुकेगा। इसको एक बार दोबारा रिपीट करके देख जरूर लेना भाई, और स्क्रीनशॉट लेके चलना, क्योंकि इसका आंसर इंग्लिश में लिखना है। ऐसे लिख के आ गए तो बेटा अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं, लेकिन जनरली ऐसा लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा भाई, देख लो भाई, 2016 का लेके आ रखा हूँ, ये वाली पूरी पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन में कर रखे, डाउनलोड कर लेना, बढ़िया सा पीडीएफ निकाल लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन 2016 का प्यारा सा, पावर ट्रांसमिटेड लाइन फीड इनपुट पावर दे रखी है 2400 वोल्ट, स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मुझे स्टेप डाउन का मतलब पता है, जो वोल्टेज को कम कर देता है। हैविंग प्राइमरी कॉइल एनपी के 4000 नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं प्राइमरी के। ठीक है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, एनएस निकालना है आपको, और कह रहा है अगर जहाँ पे 240 वोल्ट जो है वो आपकी आउटपुट पावर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, फॉर्मूला होता है इनपुट पावर अपॉन में नंबर टर्न फॉर प्राइमरी, आउटपुट पावर अपॉन में नंबर ऑफ टर्न फॉर सेकेंडरी। फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर लो, 2400 अपॉन में क्या आ जाएगा, एनपी की वैल्यू आपकी 4000, ईओ आपको ईओ की वैल्यू में दे रखी है भाई, आउटपुट की वोल्टेज 240 एनएस, और सोल्व करोगे तो बेटा एनएस की वैल्यू आ जाएगी, इसे काटा 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 काटा, अब पड़ेगा चाटा, यानी कि 400। सिंपल सादी, इसकी असाइनमेंट नहीं होती भाई, गलती से असाइनमेंट मत लिख लेना। तो सेकेंडरी टर्न कितना आ जाएंगे, 400। चलिए आगे प्रस्थान करते, रोकेंगे नहीं भाई, रोकेंगे नहीं, आपको वीडियो 2x करके देखने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ कैपेसिटर रजिस्टर एंड अ 4 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा रजिस्टर और ये रहा इंडक्टर। ठीक है, जोड़ दिया इनको सीरीज के साथ, एसी के साथ, लो जोड़ दिया, जो बोलेगा वो यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है खाली इंडक्टर की, 4 हेनरी। चलिए ठीक है, कैपिटल एच होता है वैसे, इन सीरीज सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है,
50 हर्ट्ज करके दे रखी है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ करंट इज इन द सेम फेज विद वोल्टेज। बेटा इसका मतलब होता है करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गए, यानी कि फाई हो गया 0। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भैया फॉर्मूले वाली सीरीज देख लेना, वहां पर अगर फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है ये बाबा हो गए रेजोनेंस। किसके हो गए? रेजोनेंस के। निकालने के लिए क्या कह रहा था? कैपेसिटर निकालो, निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC, बच्चे बच्चे को पता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। रेजोनेंस की कंडीशन, फ्रीक्वेंसी पुट करी 50, 1/2 पाई अंडर रूट एल 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 की वैल्यू है आपकी 4, इंटू में हो जाएगा आपका C। थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। 50 इज इक्वल टू 1/√4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/√6 C। ठीक है, तो ऊपर भेज देना, √C हो जाएगा आपका 1/5 भाई, यानी कि 200 पाई, तो C आ जाएगा आपका 1/200 का स्क्वायर इंटू में पाई का स्क्वायर। जो भौतिक स्टडी के प्यारे बच्चे हैं उनको तो सिखाया गया है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 या मोर अप्रोक्सली आप कितनी पुट कर सकते हो? 10 पुट कर सकते हो। और बोलो, ये हमारे सारे भोले वाले बच्चों को सिखाया गया है। ठीक है, ये भौतिक स्टडी स्पेशल है, इसको मैं पेटेंट करवाने वाला हूँ, टेंशन मतलब बेटा, ये ट्रिक आपको और कोई बता ही नहीं सकता, भौतिक स्टडी स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 2 3 4 इंटू में पाई स्क्वायर को फिलहाल 10 ही लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका 1/4 को डिवाइड करना 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 0.25 अपॉन में 10 की पावर 5। एक पॉइंट नीचे कर लो तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6। और कुछ लोग इसे 2.5 माइक्रोफैराड से के नाम से भी जानते हैं। आपको भी लिखना है तो लिख सकते हैं 2.5 माइक्रोफैराड, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं। कैलकुलेशन डन, आगे बढ़ेंगे भाई। 2x में देखने का मौका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिपीट करने का मौका दूंगा लेकिन 2x में देखने का मौका नहीं। चार्ज 8 मिली फैराड कैपेसिटर, इसका मतलब ये मत सोच लेना चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब बेटा ये ना कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है आपको। 8 मिली का मतलब 10 की पावर -3 फैराड, हैविंग चार्ज 5 मिली फैराड, यानी कि चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, इज कनेक्टेड टू अ 5 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी कि L की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। व्हाट इज, ठीक है, पहला पार्ट निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। पहला पार्ट मार्कर अलग इस्तेमाल करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे ये क्या लिखा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ऑसिलेटर, घबराओ मत, फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू अपनी 3.14, L की वैल्यू दे रखी है, इसने दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -3, और C की वैल्यू दे रखी है आपकी 8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत वैसे सोल्व तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। 2 × 3.14 इंटू हो जाएगा 5 8 जा 40 इंटू 10 की पावर -6। अब भैया 40 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आता है बेटा? 40 का अंडर रूट कोई बच्चा 6 पॉइंट कितना? बिल्कुल, अब देख लेना भाई, अपने हिसाब से देख लेना इसका। ठीक है, 6.25 करना है, जो मर्जी करना है वो करना। अल्टीमेटली इसकी कैलकुलेशन स्कोर करोगे तो आएगा 25.16 हर्ट्ज करके। सही से कैलकुलेट करने ना, 25.16 हर्ट्ज करके। सिंपल सादी सरल कहानी। कैलकुलेशन बारे प्यारे बच्चों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत प्यारा पार्ट है हमारा। क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑसिलेशन इन द कैपेसिटर। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 2 टाइम्स होती है आपकी करंट ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, यानी कि जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 25.16 यानी कि हो जाएगा आपका 50.32 हर्ट्ज करके। सिंपल सादी सरल कहानी है, ध्यान रखना बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑसिलेटर इन कैपेसिटर, इन द किस में लिखा हुआ है? कैपेसिटर। ये 2 टाइम्स होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 बार वाइब्रेट करता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तीसरे पार्ट की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। तीसरा पार्ट भी बहुत सिंपल सादा सरल पार्ट है। क्या कह रहा है? द मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, टेंशन मतलब आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। अगर वो बोले करंट निकालो और कैपेसिटर दे रखा और इंडक्टर, सिंपली दोनों की एनर्जी को बराबर कर देना। इंडक्टर की एनर्जी को बराबर कर देना किसकी? कैपेसिटर। इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है? हाफ L/I², इसके नीचे मैक्स लिख लेना। और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है? Q²/2C। खत्म कहानी, सिंपल सादा। ये फॉर्मूले की सीरीज में मैंने बहुत बार बताया, इस बार फिर बता दिया। और शांति से वैल्यू पुट कर दे, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका I max का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा Q²/L को नीचे भेज देना LC। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा अंडर रूट। Q का करेगा तो Q बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट LC। शांति से इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो I max जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
क्यू की वैल्यू हमने कितनी लिखी है बेटा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में अंडर रूट एल की वैल्यू लिखी है 5 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू लिखी है 8 इंटू 10⁻³ इसको तो अभी मैंने 2 मिनट पहले सोल्व किया था। 5 8 जा कितना था, ये 40 करके था, 6 पॉइंट समथिंग करके होगा। तो यानी कि अगर मैंने इसको ढंग से सोल्व कर लिया तो भाई ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, पहले लिख ही लेता हूं एक बार 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में 40 इंटू 10⁻⁶, तो -6 का रूट हो जाएगा -3 से -3 कैंसिल, नीचे बचेगा 40 का 6.2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, 5 को 6.2 या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 1 से छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.79 एम्पियर करके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली 0.79 करके। सिंपल सादी सरल, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है भाई, हो भी नहीं सकती। चौथा पार्ट, द मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 4 माइक्रोकूलम। कह रहा है मैग्नेटिक एनर्जी निकालो। अब कुछ बच्चे घबरा जाते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के नाम से, बेटा टेंशन मत लो, एलसी ऑसिलेशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है कैपेसिटर की एनर्जी प्लस का इंडक्टर की, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक के रूप में होती है, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक के रूप में होती है। तो यूई प्लस का यूएम लिख लेना, खत्म कहानी। अब कह रहा है मैग्नेटिक एनर्जी निकालो, तो मैग्नेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका यू टोटल माइनस का यूई। यू टोटल का मतलब जो आपके पास टोटल एनर्जी थी, अब टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में भैया ऐसा है, स्टार्टिंग में या तो देखो दोनों एनर्जी क्या थी, बराबर थी, या तो कैपेसिटर की लिख लो या इंडक्टर की लिख लो, फिलहाल मैं कैपेसिटर की लिख लेता हूं। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी Q²/2C माइनस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर कैपेसिटर की एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैपेसिटर की एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा Q²/2C, बट यहाँ पे Q0 लगाना, क्यों, क्योंकि ये Q0 की वैल्यू क्या होगी 4 माइक्रोकूलम होगी, 4 मिली कूलम, सॉरी कितनी होने वाली है 4 मिली कूलम, क्योंकि उसने बोल रखा है कि भाई हमें एनर्जी जब बताओ जब 4 मिली कूलम चार्ज हो गया, तो वैल्यू पुट कर लो। पहला चार्ज क्या था आपका 5, ये लिखा हुआ देखो 5 मिली कूलम, उसके बाद चार्ज कितना हो गया 4, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ का होल का स्क्वायर अपॉन में 2 सी। कैपेसिटर की वैल्यू आपको ये दे रखी है 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ माइनस का 4 इंटू 10⁻³ का होल का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 8 इंटू 10⁻³ थोड़ा बहुत सोल्व करना जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, कॉमन निकाल लेना, आ जाएगा 8 2 जा 16 इंटू 10⁻³ अंदर बचेगा 25 इंटू 10⁻6 माइनस का 16 इंटू 10⁻³ सॉरी -6, एंड ये हो जाएगा बेटा 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, 25 में 16 गया तो 9 बचेगा, 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 16 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आराम से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3, 9 को 16 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.562 इंटू 10⁻³ यानी कि अगर एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया तो 5.62 इंटू 10⁻⁴ जूल। सिंपल सादी सरल कहानी, बिल्कुल सिंपल सादी सरल कहानी है। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना था कि मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों एनर्जी का सम करते हैं, एंड देन टोटल एनर्जी याद रखना इनिशियल वाली होती है, और इनिशियल एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल एनर्जी हर केस में कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है उसी को इनिशियल एनर्जी बोलते हैं या टोटल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आ गया और छा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, आ गया और छा गया, क्लियरली बोर्ड में दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं भी चेक कर लेते हैं भाई, वैसे दिख रहा है ABC, आजकल ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है एक डिवाइस है X इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज करंट एंड पावर। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वोल्टेज का ग्राफ अलग, करंट का ग्राफ अलग, पावर का ग्राफ बिल्कुल अलग, ये कह रहा है तीनों को एक ही में घुसा दिया, घुसा दो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एंड पावर इन वन कंप्लीट साइकिल इज शोन द फिगर, ठीक है, पूरे का एक कंप्लीट साइकिल में दिखा रखा है। विच कर्व शो द पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल, आपको बताना है कौन सा कर्व पावर कंजम्पशन को दिखा रहा होगा, भाई कोई बात नहीं। अब ये ऊपर A लिखा है, ये B लिखा है, C लिखा है, देख लेना, कई बार गूगल आप सर्च करते हो ना ABC की पोजीशन अलग अलग होती है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए। मुझे पावर निकालनी है, मुझे इतना पता है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और फॉर्मूला होता है करंट टू वोल्टेज। रिपीट करता हूँ, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट टू वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर बनेगा, मतलब करंट की वैल्यू 2 वोल्टेज की वैल्यू 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6। एक चीज तो कंफर्म है,
इस ग्राफ में जो बहुत ऊंचा जा रहा होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू ऊंचाई में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, पीक वैल्यू ज्यादा होगी, वो पावर होगा। अब देख लो भाई, ये वाला इधर जा रहा है, ये ऊपर से शुरू होता है, सबसे ऊपर जा रहा है ए, सबसे ऊपर क्या जा रहा है ए। तो भैया पहले का डायरेक्टली आंसर होगा कि जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो पावर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपका ग्राफ नंबर 1। खत्म कहानी। ठीक है, लॉजिक के साथ बताया। पावर का फॉर्मूला करंट टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वाला ग्राफ ए जा रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बी पार्ट, व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर अ साइकिल। आपको बताना है एवरेज पावर कंजम्पशन बताओ कितनी होगी। ठीक है भाई, एवरेज पावर कंजम्पशन बता देते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए वाला तो पावर हो गया, इसको तो मैं भूल जाता हूँ। एक ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। याद करो बेटा, एक ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता था, एक ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसका सिंपल मतलब बनता है, अगर एक ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा 90 होगा। और 90 जो फेज डिफरेंस होता है, ये या तो कैपेसिटर के केस में होता है, ठीक है, या फिर किसके केस में होता है, इंडक्टर के केस में होता है। ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के केस में फेज डिफरेंस कितना पाया जाता है, आपका 90, क्योंकि रजिस्टर के केस में तो 0 होता है। अगर ये रजिस्टर का केस होता है तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है एवरेज पावर बताओ। भाई हम नादान थोड़ी ना है, हम भोले वाले बच्चे थोड़ी ना है, हमें अच्छे से पता है कि एवरेज पावर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के लिए कितनी निकल के आती है बेटा, 0। कितनी निकल के आ जाती है आपकी, 0। सिंपल सादी सरल कहानी। सी वाला पार्ट देख लेते हैं। अब क्या रहा है, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। एक्स का नाम बताओ इफ कर्व बी शो वोल्टेज। आ जाओ बेटा, कह रहा है ये जो ग्राफ है बी वाला, यानी कि जो ओरिजिन से जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऊपर वाला करंट को रिप्रेजेंट करेगा फिर। और यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड 90 ज्यादा है, यानी कि क्या हो जाएगा, I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का 90। अच्छा, मुझे सपने आ रहे थे कि 90 ज्यादा है। हाँ भाई, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। करंट अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, अब कोई बच्चे ने बोलता आपको कैसे पता लगा करंट है। भाई पहला वाला पावर हो गया था, उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि बी वाला वोल्टेज है, तो ये वाला जो बचा ये क्या होगा, करंट। करंट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस प्लस 90। और बेटा याद करो, प्लस 90 कौन से केस में होता था, कैपेसिटर के केस में होता था। यानी कि जो डिवाइस है एक्स वाली, ये कौन सी डिवाइस हो जाएगी आपकी, कैपेसिटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, कैपेसिटर। ठीक है, देख लेना भाई, आराम से देख लेना, वीडियो 2x में मत करना, कर भी कैसे पाओगे। आगे बढ़ जाऊंगा मैं तो, हम फिर आगे बढ़ गए। लो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फिगर ए बी सी शो 3 ऑल्टरनेटिंग सर्किट विद इक्वल करंट। ठीक है भाई, तीनों में करंट की वैल्यू इक्वल है। ग्राफ दिख रहा है भाई, एक बार हम भी डायग्राम का निरीक्षण कर लेते हैं। बढ़िया दिख रहा है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कह रहा है ए बी सी 3 ऑल्टरनेटिंग सर्किट ऑल्टरनेटिंग से जुड़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग इंक्रीज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द करंट। पहला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है I = V/R। खाली इंडक्टर है तो I = V/XL। खाली कैपेसिटर है तो I = V/XC। भाई रेजिस्टेंस होता है, एक्सेल भी रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है। आप चाहो तो एक्सेल को खोल सकते हो, एक्सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा एल या फिर 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सी का खुद का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इंटू न्यू इंटू सी। तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि करंट जो आ जाएगा वो किसके बराबर जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी इंटू में वी वोल्टेज। चलिए अब बात करते हैं, कहता है ये बताओ करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। तो भैया ऐसा है, डायग्राम को देखने से क्लियरली पता लग रहा है, रजिस्टर बाबा तो एकदम देवता इंसान है, इसको तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में क्लियरली पता लग रहा है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, नो इफेक्ट। अगला कह रहा है, यहां पर देख लेते हैं, कहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और फ्रीक्वेंसी। तो करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अगला फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, ये लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो शायद, तो करंट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। तो एक में रिमेन्स नो इफेक्ट, एक में डिक्रीज और एक में इंक्रीज। खत्म गानी। चलिए आगे प्रस्थान। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ मैंने 2013 लिखा है, बट मैं इसमें 14, 15, 16, 17, 21 को छोड़ के सारे ईयर लिख डालना भाई, क्योंकि कभी ना कभी ये हमेशा आया, प्री बोर्ड में आया है, हाफ ईयरली के एग्जाम में टकराया, पता ही होगा आपको है ना, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टकराया।
तो ये ट्रांसफॉर्मर वाली डेरिवेशन कर लेना, जिसने ना करी वो हमारी डेरिवेशन वाली वीडियो देख लेना। जैसे फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, एक ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें सारी डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन के साथ फटाफट करवा रही है, ताकि आपका एग्जाम में बढ़िया वाला काम हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सीरीज CR सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज। जब भैया ऐसी इक्वेशन दे दी जाए ना, मजा बन गया, ये समझ जाओ, इससे ज्यादा मजा कभी आपको आ भी नहीं सकता। क्यों? इस वोल्टेज को ना चुपचाप लिख लो, किसी को ना पता लगे, शांति से लिख लो। वोल्टेज 110 साइन 314t, इसको ना कंपेयर कर डालो जनरल इक्वेशन से। वोल्टेज की जनरल इक्वेशन होती है V = V0 साइन ओमेगा टी। अब भैया बच्चा बोलता है भैया हमने तो पढ़ी है E = E0 साइन ओमेगा टी। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, E और V दोनों वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब टीचर आलसी हो जाता है तो वो V लिख देता है, और जब टीचर एकदम भावुक रहता है तो वो E लिख देता है, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। चलिए V0 का मतलब किसी को ना पता उसको बोलते हैं पीक वोल्टेज, यानी कि कंपेयर करेंगे तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 110 वोल्ट। कंपेयर करेंगे ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 314। इसकी एसेंट भी कभी कभी ध्यान रखा करो, रेडियन पर सेकंड होती है, हर्ट्ज मत लिख देना गलती से। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पीक वोल्टेज। अरे यार ये तो पहला ही पार्ट इसने वो क्वेश्चन भूल लिया जो एकदम लल्लू हो गया। कह रहे हैं बताओ पीक वोल्टेज क्या, ये क्या निकाली है? ये दिवाली में बम फोड़ने के लिए पीक वोल्टेज थोड़ा निकाली है, ये भैया डायरेक्टली वोल्टेज है। आपकी पीक वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली पहले का आंसर कितना आ जाएगा 110 वोल्ट। दूसरे के पार्ट की बात करते हैं, एवरेज वोल्टेज ओवर अ हाफ साइकिल। अच्छा अगर ये हाफ साइकिल ना लिख के फुल साइकिल लिखता है तो एवरेज वोल्टेज जो आती है वो कितनी आ जाती है आपकी 0 आ जाती है। बट हाफ साइकिल में भैया ऐसा है, फॉर्मूला होता है एवरेज वोल्टेज का। फॉर्मूला क्या होता है 2I0 अपॉन में पाई। अब सॉरी I0 यहाँ पे करंट की फॉर्म में लिख दिया मैंने, 2V0 अपॉन में पाई। V0 की वैल्यू कितनी है 110, पाई की वैल्यू 3.14। डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सली, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो हो जाएगा 2 1.5, यानी कि अप्रोक्सली आ जाएगा 70 पॉइंट समथिंग 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 70 वोल्ट लिख दिया अप्रोक्सली। कितना लिख दिया 70 वोल्ट। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना बेटा, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कई बार बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है क्लियर, सिंपल है। देख लो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब 3 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके ये जो चल रहे थे सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, तो बढ़िया से 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे प्रस्थान कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नहीं यार, ये ना ये मैंने गलती से हो गया थोड़ा सा, ये 3 नहीं है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 पार्ट थे ना इसमें 2019 के। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से। अरे ये क्या आ गया, ये क्या खुल जाता है कई बार है। अच्छा वह कुछ गलत नहीं खुल गया, दिक्कत हो जाती है ना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाती। एक और क्वेश्चन आ गया और छा गया। क्वेश्चन कह रहा है आ गया और छा गया, दमदार क्वेश्चन है। हालांकि मैंने 2019 के पेपर में ये आपके प्री बोर्ड के केंद्रीय विद्यालय में आया था, उन लोगों ने 2 मार्क्स का पूछा था, बट बेटा ये क्वेश्चन जब धप्पा करेगा तो 3 नंबर से कम आएगा नहीं, और मेरा तो मानना ये है कि ये उससे भी ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपके ऐसी होने वाली है जो नहीं हो जाएगी। 3 मतलब रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 31.4 ओम, 0.1 हेनरी इंडक्टर, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 हेनरी करके दे दिया। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट 50 AC सोर्स। कैलकुलेट पहला पार्ट करंट इन द सर्किट। यानी कि भैया ऐसा है, एक रेजिस्टेंस था कुछ इस तरह से, इसके साथ एक इंडक्टर को जोड़ दिया और इसको AC के साथ जोड़ दिया ऐसे, ये आर है ये एल है, ये 200 वोल्ट हो गया और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और कह रहा है बताओ करंट कितना होगा, बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है तो करंट निकालने के लिए आपको चाहिए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसका, रजिस्टर का या इंडक्टर का, दोनों का कंबाइन। और बेटा आपको बताना चाहिए अगर दोनों का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपको जेड निकालना पड़ता है, इंपीडेंस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वैसे, फॉर्मूला एक्सएल माइनस का एक्सी का होल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर कैपेसिटर की कमी है, कैपेसिटर है नहीं, तो भैया ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाता है आपका अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने फॉर्मूलाइज सीरीज देखी है उनको अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन्होंने फॉर्मूलाइज सीरीज नहीं देखी तो भैया याद मत करना इस फॉर्मूले को, ये सोचो कि हाँ भाई एल और आर सर्किट आएगा तो ये फॉर्मूला लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको समझाया गया कौन सा फॉर्मूला किस तरह से लगना होता है। वैल्यू पुट करता हूँ बिंदास। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सएल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई न्यू इंटू में एल का होल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फटाफट सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो इजी होती है। खैर 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, तो लास्ट में लिखा हुआ था 50, तो लिख लेता हूँ 50। एल की वैल्यू कितनी है 0.1 का होल का स्क्वायर प्लस का आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है
3 1.4 का होल का स्क्वायर। तो भैया 52 जा 100 और 100 को इससे 0.1 से करोगे तो बचेगा 10 और 10 को पाई से मल्टीप्लाई कर लेना। 10 पाई की वैल्यू 3.14 यानी कि 31.4 ही आ जाएगा। 31.4 का स्क्वायर प्लस 31.4 का होल स्क्वायर, दोनों अगर सेम लिखे हुए हैं तो बाहर आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 31.4, अंदर बचेगा √2 यानी कि आ जाएगा 31.4 और √2 की वैल्यू 1.41। अब मल्टीप्लाई करते हैं 31.4 एंड 4 पॉइंट, इसलिए हो जाएगा अप्रोक्सली, यहीं पे लिख देते हैं, काम करते हैं, अप्रोक्सली आंसर आ जाएगा 44.4 ओम करके, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग इंपीडेंस नाम देते हैं। वोल्टेज कितनी देर की है, 200 वोल्ट। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको बता दूं, ये 200 वोल्ट को आरएमएस वोल्टेज देते हैं। हमारे क्वेश्चनों में चैप्टर नंबर 7 में जो वोल्टेज दी जाती है आरएमएस वैल्यू होती है, यानी कि जो करंट निकलेगा ये भी आरएमएस निकलने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आरएमएस लिख देता हूँ। चलो, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 200 और जेड की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 44.4, डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200 डिवाइडेड बाय 44.4 अप्रोक्सली जाएगा ये 4 पंजे 20, यानी कि आ जाएगा ये अप्रोक्सली 4.5 एम्पियर करके। कितना आ जाएगा, 4.5 एम्पियर करके। चलिए, पहला पार्ट तो खत्म। दूसरा पार्ट क्या रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द रजिस्टर। ये बताओ वोल्टेज कितनी होगी रजिस्टर के लिए और इंडक्टर के लिए। अभी 2 मिनट पहले दिखाया था। इंडक्टर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, आई एक्सएल। इंडक्टर के लिए आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 4.5। एक्सएल वैसे तो मैंने निकाल दिया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्सएल की वैल्यू ये निकाल रखी 2.2 L, इसको सोल्व करके आया था, कितना आया था 31.4। तो भैया 31.4 को 4.5 यानी कि अप्रोक्सली अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्सएल 31.4 यानी कि ये आ जाएगा 4 से 12 यानी कि 141.3 वोल्ट करके। अगली वोल्टेज किस लिए निकालनी है, रजिस्टर, तो निकाल लेते हैं। वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है, ये तो ओम्स लॉ ने बताया था। करंट की वैल्यू 4.5 और रजिस्टेंस की वैल्यू उसने कितनी देर की है भाई, वही 31.4, दोनों मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आता है 141.3 वोल्ट। खत्म कहानी। सेकंड भी सिंपल, जिन्हें फॉर्मूले का खेल आता है उनके लिए तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, आ जाते हैं भाई तीसरे पार्ट में, आ जाते हैं बेटा। आ गया और छा गया। इफ is the algebraic sum of the voltage across the inductor resistor more than the source voltage। एक बार करके देख लेता हूँ। algebraic sum का मतलब है दोनों को ऐड कर लो, इंडक्टर की वोल्टेज और रेजिस्टर की वोल्टेज को ऐड करो तो आ जाएगा 141.3 प्लस का 141.3, इसको ऐड करोगे तो 6 2 8 यानी कि 282.6 वोल्ट आ रहा है। क्या रहा है, इनको सम करके ज्यादा आ रही है वोल्टेज या कम आ रही है, किससे ज्यादा, यानी कि जो गिवन वोल्टेज थी भाई, गिवन वोल्टेज थी 200 वोल्ट और दोनों को ऐड करके कितनी आ रही है 282.6। क्या ऐसा हो सकता है, कैसी बात कर रहे हो भाई, आपने 200 वोल्ट लगाई है, इंडक्टर और रेजिस्टर के अंदर इतनी वोल्टेज बन गई कि वो वोल्टेज की वैल्यू को ज्यादा करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या रहा है, इफ यस रिजोल्व द पैराडॉक्स। अब रिजोल्व द पैराडॉक्स का मतलब यही है कि भैया त्रुटि बोलते हैं ऐसे हिंदी में, यानी कि गलतियों को सुधारो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि बेटा ऐसा है ना, नेट वोल्टेज निकालने के लिए दोनों को कभी अलजेब्रिक सम नहीं किया जाता। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपको नेट वोल्टेज निकालनी है तो नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर करके। क्या होता है बेटा, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर करके। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेना, मेरी गारंटी है। और बोलो VL की वैल्यू है कितनी देखिए 141.3 का होल का स्क्वायर प्लस का 141.3 का होल का स्क्वायर। अभी 2 मिनट पहले समझाया, दोनों अगर सेम है तो बाहर आ जाएंगे। 141.3 अंदर क्या बचेगा √2, 2 बार थे तो 2 बार, 3 बार होते तो √3 आ जाता, यानी कि 141.3 मल्टीप्लाई 1.41। इसको अप्रोक्सली अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 199.6 यानी कि अप्रोक्सली वोल्टेज जो आएगी कितनी आएगी 200 वोल्ट। कितनी आएगी 200 वोल्ट। अब रिजोल्व द पैराडॉक्स में आप क्या लिखोगे, यस अलजेब्रिक सम इज मोर देन, जो अलजेब्रिक सम है वो ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि भैया अलजेब्रिक सम ज्यादा ही आता है। एक्चुअल में वोल्टेज को सम करने के लिए यानी कि नेट वोल्टेज निकालने के लिए हम कभी भी वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड नहीं करते। कौन क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लो लगाते हैं भाई। इसमें कौन सा लो लग रहा होता है, पैरेललोग्राम। एलसीआर सर्किट वाली डेरिवेशन करी होगी तो इसका मैं मेन फॉर्मूला भी लिख देता हूँ बच्चे, क्योंकि सारे हमारे ही है तो इसलिए मेन फॉर्मूला भी लिख के चलना, अंडर रूट VL माइनस में VC का होल का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। अब इसमें जिसकी कमी है उसको हटा लो। इस वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर ने दे रखा था, लो काट दो, ये लो बन गया फॉर्मूला VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में मान लो कोई क्वेश्चन होता है उसमें VL नहीं होता, काट दो, VL को काट दो, क्या बचता खाली
VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। किसी क्वेश्चन में VR नहीं होता, काट दो, लो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाता, VL माइनस VC का होल का स्क्वायर। यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो भाई, सिंपल सादा। एक बार देख लो इसे फटाफट, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चलना है। आ गया भाई, छा गया, एक और क्वेश्चन आ गया 2025 के बोर्ड से लेके आया हूं बेटा इसे, अभी के एग्जाम में कंडक्ट किया गया था 2025 के बोर्ड में। डेरिवेशन है इसलिए इसमें ज्यादा जोर दूंगा नहीं। एक एसी वोल्टेज दे रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन एलसीआर सर्किट, ड्रॉ अ फेजर डायग्राम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंपेडेंस एंड द फेजर डिवाइस। यानी कि एलसीआर सर्किट की आपको डेरिवेशन करके दिखानी है। डेरिवेशन वाली चीजें डेरिवेशन वाले लेक्चर में, अभी क्योंकि न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, अरे यार ये फिर से अच्छा आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम दमदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, राइट टू डिफरेंस इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस। लो भैया 3 लाइनें खींच देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्टेंस। अब किसी बच्चे को ना पता हो रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल एंड एक्सी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंस एंड अगला कह रहा है इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है ये भी सभी को पता है, इंपीडेंस का मतलब होता है जेड, यानी कि नेट रेजिस्टेंस। एलसीआर के लिए कह रहा है इन तीनों के बीच में 2 डिफरेंस बताओ, बता देते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है भैया ये अपोज करता है, ये क्या करता है, अपोज करता है बोथ एसी एंड डीसी, यानी कि रेजिस्टेंस को हम दोनों के लिए काम कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों के लिए काम करता है। रिएक्टेंस भैया, रिएक्टेंस जो करता है ये खाली अपोज करता है खाली और खाली एसी, यानी कि रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल और एक्सी ये डीसी के साथ काम नहीं करते हैं। इंपीडेंस ये भैया अपोज करता है सेम एसी को ही करता है, ठीक है। कंप्लीट सर्किट याद रखना, एसी कंप्लीट सर्किट। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस रेजिस्टेंस, अभी 2 मिनट पहले देखा था, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो है रजिस्टर ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा खाली फॉर्मूला लिख देना, इसको आर बोलते हैं, इसका एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है आपका अंडर रूट एक्सएल माइनस में एक्सी का होल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खत्म कहानी। कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ये डेरिवेशन सबको आनी चाहिए भाई, पावर डिसिपेटेड है एलसीआर सर्किट का बिंदास होकर डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन सीरीज वाली देख लेना। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको दिखते जा रही है। आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 13, आ गया और छा गया। थोड़ा सा अगर टिल और रखा हो तो टेंशन मत लेना, 13 क्वेश्चन है, बोलता भी जा रहा हूँ। 2021 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई। चलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये 5 नंबर का, कह रहा है एक एलसी सर्किट है कंटेन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर सी विद एन इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, यानी कि चार्ज दे रखा है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, मान लो इसके अंदर रजिस्टर की वैल्यू नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। लेट द इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज्ड बी टी इज इक्वल टू 0। अरे यार ये टी इज इक्वल टू 0 का क्या चक्कर है, जब समय की वैल्यू 0 थी, अगर टाइम की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि स्टार्टिंग अगर 0 से करिए तो उस समय करंट की वैल्यू भी कितनी कंसीडर की जाती है, 0 कंसीडर की जाती है, इसको ध्यान रखना। चलिए मैं पहले पार्ट का आंसर देता हूँ। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, भाई मुझे अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है, जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी। आप चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं फॉर्मूला लिख के चलता हूँ, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2c, और इंडक्टर का क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर। भैया इनिशियली टी इक्वल टू 0 था, करंट कितना था 0, अगर ये 0 हो गया यानी कि खत्म, यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2c। बेटा एनर्जी 0 है, चार्ज बॉडी के पास फिर भी रहता है, ठीक है, तो चार्ज की वजह से खाली कैपेसिटर की एनर्जी बची। अगला पहले पार्ट के बाद सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। अभी 2 मिनट पहले निकालना सिखाया था। मैक्सिमम करंट इंडक्टर के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंडक्टर की एनर्जी को किसके बराबर कर देंगे, कैपेसिटर, यानी कि हो जाएगा हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2c। इसको सोल्व कर लेना, 2 से 2 कटेगा तो आई मैक्स जो हो जाएगा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन में अंडर रूट एल सी। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए उसको कुछ वैल्यू भी तो दी होनी चाहिए, तो खाली फॉर्मूला लिखना था और कुछ नहीं है। थर्ड पार्ट, ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी एकदम क्या हो गया आपका सिंपल। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल ऑसिलेट। ऑसिलेट करने का मतलब जब वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो भैया ऑसिलेट करने के लिए तो एक ही कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी की, और वो आती है रेजोनेंस की, यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और टेंशन मत लो, ये पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है जो कि हम सीबीएसई के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
फोर्थ पार्ट, इफ अ रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी को लेता है। ये हमने 10वीं क्लास में भी बात जान ली थी, और यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 3 में भी आपने जानी होगी। चैप्टर नंबर 7 बस ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रहा है, अचानक मेरा मन चेंज हो गया, ये जो एलसी सर्किट था, एलसी सर्किट था, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। भाई अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ये एल है, ये सी है, ये आर है, रेजिस्टेंस जोड़ने के साथ ही जेड की वैल्यू जो थी अब हो जाएगी आपकी एक्सएल माइनस में एक्सी का होल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर और ऐड हो गया, यानी कि जेड की वैल्यू बढ़ गई, और जेड की वैल्यू बढ़ गई तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय जेड। जेड अगर बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम, करंट कम हो गया, और रेजिस्टेंस जोड़ने के साथ ही एलसीआर कंडीशन में इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा, लेकिन हमें क्या बताना है, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज अ हीट, यानी कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो भैया जितनी इनिशियल एनर्जी होगी उतनी होगी, और अभी 2 मिनट पहले बताया था इनिशियल एनर्जी कितनी निकल के आई है हमारी, इनिशियल एनर्जी निकल के आई है हमारी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2c, इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि इतनी एनर्जी हमारी किसके पास जाने वाली है, रजिस्टर के पास जाने वाली है। क्लियर। अच्छा, जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बता रहा हूं उसको रिपीट कर करके 2 बार सुनना ताकि उसका आंसर सही से लिख सको। चलिए आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन, एक और 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो इजी है, एक बार देख लो भाई ध्यान से इसे भी। 14 क्वेश्चन को भी लल्लू राम क्वेश्चन है, जब डायग्राम दे दिया जाए ना समझ जाओ क्वेश्चन ने अपनी वैल्यू को खत्म कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन बिलो। ठीक है, आपको इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए फेज डिफरेंस निकालना है। भाई हमें मत समझाओ, हमें अच्छे से पता है फेज डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, tan phi इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्सएल माइनस में एक्सी अपॉन में आर। अब आप चाहो तो एक्सएल और एक्सी अलग अलग निकाल सकते हो, या वीडियो पोस्ट करके आराम से निकाल लेना, ठीक है। बट मैं आगे फिलहाल आगे बढ़ता रहूंगा। आगे कह रहा है निकालने के बाद ये बताना कि कौन सा लीड करेगा, करंट करेगा या वोल्टेज। मैं पहले निकाल ही लेता हूँ एक्सएल। भाई एक काम करते हैं, एक्सएल निकाल ही लूंगे अलग से, एक्सएल निकाल ही लेते हैं, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू भाई देख लेना, कंपेयर कर लेना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 यानी कि 10 की पावर 3 एल। इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 100 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, तो जाएगा 3 से 3 कट गया, यानी कि एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ओम। कितनी आ गई, 100 ओम। मैं एक्सी भी निकाल लेता हूँ, डायग्राम के बीच में निकालता हूँ एक्सी। लो एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा-c, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा-c करके, तो एक्सी को निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू हो गई 10 की पावर 3 और सी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, तो बेटा -6 से 3 1000 बन जाएगा ऊपर जाके, और 1000 डिवाइडेबल 2 करोगे तो कितना आएगा, 500 ओम। ये लो एक्सएल निकाल दिया, एक्सी निकाल दिया, आर गिवन है। चलो वैल्यू पुट करता हूँ। एक्सएल की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 100 माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 500 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 500 गया, माइनस 400 अपॉन में 400, यानी कि 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी -1। और बेटा -1 का मतलब होता है माइनस का 45 डिग्री। कितना हो जाता है आपका, माइनस का 45 डिग्री करके। चलिए ये तो निकल गया फेज डिफरेंस। विच वन लीड करंट और वोल्टेज, अभी बता देता हूँ। और बोलो हमारा एक्सएल ज्यादा आ रहा था या एक्सी ज्यादा आ रहा था। भाई सभी को पता है हमारा एक्सी की वैल्यू ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू एक्सएल से, ठीक है। ये एक्सएल लिखा है, एक्सी लिखा हुआ है, याद रखना। एक्सी की वैल्यू ज्यादा आ रही थी क्योंकि एक्सी की वैल्यू 500 आई है। एक्सी की वैल्यू ज्यादा आई यानी कि सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटेटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटेटिव करके लिख देते हैं। और कैपेसिटेटिव का मतलब करंट लीड करती है कैपेसिटर के केस में या वोल्टेज लीड करती है। तो बिल्कुल बेटा कौन लीड करता है, करंट लीड करती है। कौन लीड करता है, करंट। तो यानी कि इस केस में आ रखना करंट लीड करने वाली है, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। हमारा आ जाएगा सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, कुछ भी चेंज मत करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर। पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्टली ऐड होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। बेटा पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर का मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है किसके, एक्सी के। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला 1
ओमेगा सी, बट सी की जगह सी मत लिखना, सी की जगह लिखना सी प्लस का C1। क्यों? क्योंकि अब वो एक कैपेसिटर नहीं, एक और कैपेसिटर उसने एडिशनल कैपेसिटर को ऐड किया पैरेलली, और पैरेलली सी प्लस का C1 करके। कोई बच्चे ना बोलते एक्सी की जगह 1, ये सब सिंपल बात है, ठीक है। सोल्व करके मारो, सोल्व कर दो भाई। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 10⁻3, ये लो 10⁻3। एल की वैल्यू कितनी निकालती, ये निकालती आपने 100 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 1/10⁻3। कैपेसिटर आपको कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻6 प्लस C1। सिंपल सादी सरल कहानी। सोल्व करना है, सोल्व कर नहीं पाएंगे क्या हम इसे, ये लो ये हो गया कैंसिल, 100 आ गया, 100 को 10⁻3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁵, 1/2 इंटू 10⁻6 प्लस का C1। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सोल्व करोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सोल्व करके तो C1 की वैल्यू का बच्चा जो डायरेक्टली बता दे C1 कितना आएगा, मैं बताऊंगा। यहाँ पे सोल्व कर लेना, C1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो 2 ऊपर जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 यानी कि 0.2, और 0.2 के साथ वो, और 0.2 को ऊपर भेजोगे तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू 10⁻6 फैराड करके। एक बार देख लेना भाई, सारे के सारे इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, 8 इंटू 10⁻6 करके, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। 15 द फिगर शो एलसीआर सर्किट कनेक्टेड अ फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, आरएमएस वोल्टेज है, पहले बता रखा है तो ध्यान रखना है इसको, ये आरएमएस वोल्टेज है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। चलो भैया सारी चीजें तो डायग्राम में गिवन ही है, किसी को ना दिख रही है तो बता दूं, ये 40 दे रखा है, ये 5 हेनरी दे रखा है, 5.0 लिखा हुआ है, ये 80 माइक्रोफैराड दे रखा है, ठीक है, 230 वोल्ट जोड़ रखा है। पहला पार्ट कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भाई रेजोनेंस में क्या होता है 1/2 पाई अंडर LC, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट उसका आंसर क्या आएगा, जल्दी आएगा। 1/2 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 3.14 अंडर रूट, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये तो खैर सोल्व हो सकता है, ये आ जाएगा पार्ट 400, यानी कि आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में 400 इंटू में 10⁻6। मैं चाहूँ तो पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 400 का 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 20 इंटू में 10⁻3, ठीक है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4 × 12, और 1 को अगर आप 4 × 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, एंड देन 10 की पावर सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7.96 हट जाएगा। किसी का 8 आ रहा हो सही है, किसी का 7.8 आ रहा हो उसको भी सही माना जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 7.96 हट, खत्म। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस का मतलब सबको पता है, जेड निकालने के लिए कह रहा है, निकाल लेते हैं जेड, ठीक है। जेड निकालने के लिए कह रहा है तो जेड का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट एक्सएल माइनस में एक्सी का होल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें एल भी है, सी भी है, आर भी है, तीनों चीजें तो किसी को हटा तो मैं सकता नहीं हूँ, ठीक है। एक्सएल माइनस में एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, भाई ये पे अगर मेरे को सोल्व करना पड़ जाए तो कर लोगे, लेकिन एक मिनट को मेरे को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं आपके बराबर, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो जेड डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता है बेटा, आर के बराबर हो जाता है, यानी कि जेड की वैल्यू हो जाएगी जो आर की होगी, यानी कि आंसर कितना आ गया 40 ओम, खत्म कहानी। और बोलो टेंशन मतलब, वो भी नहीं चाहते कि आप ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन करो। आगे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट निकालो। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब आई नोट, मैंने पहले ही बता दिया था, हमें जो वोल्टेज गिवन होती है वो आरएमएस गिवन होती है। कौन सी गिवन होती है बेटा, हमें जो वोल्टेज होती है आरएमएस वैल्यू गिवन होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमें निकालनी है, कौन सी निकालनी है हमें, पहले मैं आरएमएस करंट निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, आरएमएस करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वी आरएमएस अपॉन में जेड, वैसे जेड मैं निकाल चुका 40 है, वी आरएमएस की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, दे रखी है 230 अपॉन में जेड की वैल्यू 40, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6×20 6×20 6×20 6×20 75 एम्पियर। ये आ गया आई आर एम एस। मुझे निकालना है आई नोट, तो आई आर एम एस का एक फॉर्मूला होता था, आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नोट बाय √2, तो आई नोट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 इंटू में आई आर एम एस, यानी कि 1.41 और आई आर एम एस की वैल्यू 5.75। अगर इसको मैं ढंग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.415 यानी कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से 8.13 एम्पियर। कितना आ जाएगा 8.13 एम्पियर करके, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीसरा पार्ट भी सिंपल है, एलसी कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस से 0 निकालना है,
तो कुछ नहीं करना, VL निकाल लेना। VL का फॉर्मूला क्या निकालोगे, IXL, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर VC निकाल लेना, इसकी जगह क्या लिखोगे IXC, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, IXL इंटू में IXC, आई की जगह बेटा IRMS डालना, कितना डालोगे आई की जगह IRMS डालोगे ताकि जल्दी जल्दी आंसर आ जाए। आप नोटिस कर लेना दोनों की वैल्यू बराबर आएगी और दोनों को अगर आप माइनस करोगे VL माइनस का VC तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा आपका 0 करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। अगला है 16 आ गया और छा गया। लास्ट दो क्वेश्चन रह गया भाई, फटाफट देख लेते हैं। 2018 की जान थी क्वेश्चन उस समय। एक डिवाइस है X is connected across a voltage V is equal to V naught sin omega t. The current through a X is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. प्लस पाई बाय 2 मुझे अच्छे से पता है क्या, कौन सा केस है, कैपेसिटर का केस है। अगर ये इंडक्टर होता तो माइनस पाई बाय 2 होता। अब मैं एक एक करके आंसर लिखना शुरू करता हूँ। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिफाई द डिवाइस X। आपको बताना है X कौन सी डिवाइस है, तो जो X डिवाइस है कौन सी है भाई आपकी कैपेसिटर। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंस। कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC और फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय ओमेगा C। खत्म कहानी। बी पार्ट कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर वन कंप्लीट साइकिल AC फॉर X। यानी कि कैपेसिटर के केस में आपको ग्राफ बना के दिखाना है। मैं आपको ना बढ़िया वाला ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन करके ना इससे 4 पोर्शन बनाना। अच्छा मैं 4 क्यों बना रहा हूँ, वन कंप्लीट साइकिल के लिए बनाना है, क्योंकि ओवर वन साइकिल, अगर बहुत ज्यादा साइकिल होती तो मैं कर लेता। ठीक है, पहला ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये किसका ग्राफ है, V इक्वल टू V नोट लिखा है, यानी कि वोल्टेज का ग्राफ है। V और I इंटू में T एक साथ ही बनाते हैं, याद रखना। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कौन सा ग्राफ है, वोल्टेज का। मैं बाद में यहाँ पे वोल्टेज लिख लूंगा। ठीक है, अगला मेरे को इसमें करंट का भी बनाना है, तो करंट का ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार। ये थोड़ा सा ऊपर से लिखना और यूं एंड यू करके। तो ये वैल्यू होती है आपकी I नोट और ये वैल्यू हो जाती है आपकी V नोट और ये होता है आपका ओरिजिन। तो I नोट V नोट वोल्टेज और करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। इसको देख लेना, सारे के सारे बनाया हुआ ग्राफ है, लेकिन दोबारा एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, सी वाला क्या कहता है देख लेते हैं। सी वाले को पेन बढ़िया लेते हैं यार। ठीक है, ये वाला पेन देखते हैं इस बार, वाइट ही देख लेते हैं। सी कह रहा है हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस एक्स वेरी विद द फ्रीक्वेंसी। भाई एक्सी का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी कम हो जाएगा। ठीक है, एसी शो इट्स वेरिएशन विद ग्राफिकली। भैया ग्राफिकली शो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा आता है, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। डी ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा लल्लू क्वेश्चन हो गया। फेजर डायग्राम बनाना है, लो बना लो। ऐसा बनता है फेजर डायग्राम। वोल्टेज फिक्स है तो यहाँ पे आएगा आपका ई नोट एंड करंट थोड़ी सी ज्यादा है तो आई नोट। ये वैल्यू होती है आपकी आई ई, यहाँ पे एंगल आता है 90 और ये एंगल होता है आपका ओमेगा टी। फेजर डायग्राम मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको कैपेसिटर की सारी कहानी पता है वो इसके सारे आंसर लिख सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एकदम जिसे बोलते हैं लास्ट का भी लास्ट क्वेश्चन, लेकिन नहीं इस टाइम फिलहाल मैं लास्ट नहीं करूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि 2024 के बोर्ड का क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन मैंने और डाल दिया था इसमें, इंसर्ट कर दिया था बाद में। ठीक है, एक 18 क्वेश्चन की सीरीज करते हैं इसे, एक और क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली डाला गया और वो मेरा फेवरेट है। 2024 के एग्जाम के मैंने 2 क्वेश्चन उठाए थे यहाँ पे। ये तो हालांकि कुछ भी नहीं है, तो डेरिवेशन ही है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, दोबारा ट्रांसफर आ गया। हैंस ऑब्टेन द रिलेशन Vs by Vp इन टर्म ऑफ नंबर टर्न, हो जाएगा। डिस्कस 4 मेन कॉजेज ऑफ द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। सबको पता है एनर्जी लॉस किस तरह से होता है भैया, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, सारे लिख डालना, ट्रांसफार्मर की पूरी कहानी। तो लास्ट क्वेश्चन में आता है भाई क्वेश्चन नंबर 18, मजेदार छप गया क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ध्यान से रखना, यू आर गिवन 3 सर्किट एलिमेंट एक्स वाई जेड विच आर कनेक्टेड 1 by 1 अक्रॉस अ गिवन एसी सर्किट। यानी कि कुछ वैसा ही हो गया, एक को पहले एसी के साथ जोड़ा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इट इज फाउंड दैट वी एंड आई आर इन फेज ऑफ फॉर एलिमेंट एक्स। मतलब फॉर एक्स के लिए क्या रहा है, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो गया 0। बच्चे को पता है फेज डिफरेंस 0, यानी कि ये कौन सा केस होगा, रजिस्टर का केस होगा, क्योंकि रजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है। अगला कह रहा है वी लीड आई बाय पाई बाय 2, यानी कि कोई वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से। ठीक है, वोल्टेज कर रही है, लीड कर रही है, किससे लीड कर रही है, करंट से। तो भैया अगर वोल्टेज लीड कर जाए करंट से, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो केस होता है ये होता है इंडक्टर का। किसका केस होता है भाई, इंडक्टर का, यानी कि वाई वाली जो है वो इंडक्टर हो गया। अगला कह रहा है फॉर एलिमेंट वाई, ठीक है, वाइल आई लीड, करंट जो है वो लीड कर रहा है
किससे लीड कर रहा है? वोल्टेज से, फॉर एलिमेंट जेड, ठीक है, फॉर जेड के लिए। अगर करंट लीड करे, याद रखना, करंट लीड करे किससे? वोल्टेज से लीड करे, तो ये केस जो होता है ये किसका होता है भाई? आपके कैपेसिटर का होता है। फॉर्मूले वाली क्लास में देख लेना, वैसे पता होना चाहिए। करंट लीड करता है वोल्टेज से कैपेसिटर में, वोल्टेज लीड करती है करंट से इंडक्टर में, और जब दोनों सेम फेज में होते हैं जीरो, ठीक है। तो क्या रहा है? एलिमेंट आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स वाई जेड, खत्म हो गया भाई, पहला पार्ट का आंसर यही खत्म हो गया, तीनों का आइडेंटिफाई मैंने कर लिया। अगला कह रहा है बी, अच्छा इसे बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। 2024 के बाद आपको पता ही है, 24, 25, 26 का ऐसा है कि 26 अभी हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन 26 जब होगा तो ये सारे पेपर एकदम हाई लेवल होने वाले हैं, तो इसको देख लेना भाई, 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इसे। सेकंड पार्ट कह रहा है stabilize the expression for the impedance of the circuit when element x y z are connected in series to a AC source। बच्चे को पता है, तीनों को अगर साथ में जोड़ोगे LCR बनेगा, और इसको बोलते हैं impedance of the circuit। क्या बोलते हैं इसे? impedance of the circuit। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? XL माइनस में XC का होल का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आगे कह रहे हैं शो द वेरिएशन ऑफ द करंट इन द सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ग्राफ बनाओ करंट और किसका बनाना है? फ्रीक्वेंसी का। भाई ये ग्राफ ना मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना देता हूँ। करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ पे करंट लिखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आने चाहिए, याद रखना, ठीक है। ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग। ग्राफ कुछ इस प्रकार जाता है, ये थोड़ा सा रुक जाए एक मिनट, कुछ इस प्रकार जाता है, और ये बीच वाली जो होती है इसे बोलते हैं ओमेगा आर। ओमेगा आर का मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर, ठीक है। ये हो गया ओमेगा आर, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम करंट होता है। कौन सा करंट होता है? मैक्सिमम करंट। रेजोनेंस में वैसे भी हम मैक्सिमम करंट ही निकालते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में सारी चीजें हो गई, करंट निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी सही है। तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट आ गया भाई। लास्ट पार्ट कह रहा है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच, एलसीआर सर्किट में वो कंडीशन बताओ जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाए। तो भैया इंपीडेंस जेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल माइनस में एक्सी का होल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। इंपीडेंस मिनिमम जब ही हो सकता है जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, क्योंकि अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? आर के बराबर हो जाती है। सिंपल कहानी थी अभी। वॉटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट। वॉटलेस करंट, बेसिकली वॉटलेस करंट अगर किसी को लिखना तो लिख लेना जहाँ पे एवरेज पावर आपकी कितनी आती है? जीरो। तो जो वॉटलेस करंट होता है ना भाई, यहाँ पे जो वॉटलेस करंट होता है ये खाली और खाली ना एवरेज पावर जीरो। आपको पता होना चाहिए वोल्टेज करंट खाली दो ही चीजों के लिए हो सकता है, एक कैपेसिटर के लिए हो सकता है और दूसरा किसके लिए हो सकता है? इंडक्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दो के केस में एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? जीरो होती है। खत्म कहानी। तो कह रहा है इन से ऑब्टेन द कंडीशन, तो भैया वोल्टेज करंट जब होगा जब सर्किट क्या होगा? रिएक्टिव होगा। जिसे लिखना हो लिख लेना अच्छे से। सर्किट क्या होगा? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब जिसमें कैपेसिटर होगा और क्या होगा आपका? इंडक्टर। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टिव बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था भाई 18 दमदार मजेदार आपके रिपीटेड क्वेश्चन। इनको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी देखेंगे एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे, देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के सभी को नमस्कार।